आज है 30 अप्रैल। चलिए हम आज की करंट अफेयर का डिस्कस कर लेते हैं। आज बहुत ज़्यादा प्रश्न तो थे ही नहीं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो, लेकिन जो हैं उनको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में पहली बार अपने मताधिकार के प्रयोग से चर्चा में आया रेयांग समुदाय निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा है निकोबार द्वीप समूह, और तीसरा है त्रिपुरा, और चौथा है सिक्किम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि त्रिपुरा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। रेयांग समुदाय को ब्रू समुदाय भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर में ब्रू जनजातियों के विस्थापन से संबंधित अक्सर आर्टिकल आते रहते हैं। तो देखें आगे, इन्होंने त्रिपुरा में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ब्रू समुदाय ऐतिहासिक रूप से मिजोरम, त्रिपुरा तथा दक्षिणी असम के कुछ हिस्सों में रहता आ रहा है। इस समुदाय को पीबीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपको पता है कि पीबीटीजी के अंतर्गत टोटल 75 जनजातियां हैं, उनमें एक ब्रू समुदाय भी है। इससे पहले आपको पता होगा कि हमने ये भी बताया था कि शोम्पेन समुदाय जो ग्रेट निकोबार पर रहता है, इसने भी पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया है। साथ ही इस ब्रू समुदाय ने भी किया है। ठीक है, अब शोम्पेन समुदाय के बारे में आपको सारी जानकारी हम दे चुके थे। ब्रू समुदाय के बारे में भी एक बार अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो देखो ये हैं हमारे 7 सिस्टर्स, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले त्रिपुरा में एक राजा थे और उनका राजकुमार था। ठीक है, तो उस राजकुमार को ना देश निकाला दे दिया था, यानी कि उसको अपने राज्य से निकाल दिया था। तो वो राजकुमार यहाँ आकर के रहने लगा था। तो इसी के साथ कुछ आए हुए लोग और इसके कुछ वंशज आगे चल के ब्रू समुदाय के रूप में जाने गए, यानी कि ब्रू जनजाति के लोग हैं वो उसी राजकुमार के वंशज हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन पता है क्या हुआ, ये बात है 1995 की, कि मिजोरम की खुद की एक लोकल की जनजाति है जो जिसे मिजो कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे मिजो बोलते हैं। अब मिजो जनजाति और दूसरी कौन सी जनजाति यहाँ पर आ चुकी है त्रिपुरा से? वो आ चुकी है ब्रू जनजाति। ठीक है, तो ब्रू जनजाति और मिजो जनजाति के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो गया 1995 में, और ये झगड़ा आगे चल के 1997 में इतना ज़्यादा भीषण हो गया कि मिजो जनजाति की तरफ से 2 गुट हुए आगे। एक था यंग मिजो एसोसिएशन, ठीक है, और दूसरा था मिजो स्टूडेंट एसोसिएशन। ठीक है, ये मिजो जनजाति की तरफ से था। और दूसरा एक ब्रू जनजाति की तरफ से भी एक संगठन था जिसे ब्रू नेशनल लिबरेशन कहा जाता है, ब्रू नेशनल लिबरेशन, और एक ये फ्रंट यानी BNLF। ठीक है, तो इनके बीच में इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ कि आखिरकार में मिजोरम से करीब बताया जाता है कि 37,000 ब्रू जनजातीय लोग त्रिपुरा में आ गए। ठीक है, उसके बाद में ना भारत सरकार ने बहुत प्रयास किया कि इसमें से ये लोग वापस मिजोरम चले जाएं, लेकिन कहा जाता है कि करीब 5,000 लोग ही मिजोरम गए, उससे ज़्यादा नहीं गए। और वो 5,000 भी ये मैक्सिमम जनसंख्या बताई जाती है। ठीक है, क्योंकि बाकी के वो उस संघर्ष से बचना चाह रहे थे जो मिजोरम में होता है, मिजो वर्सेस ब्रू में। ठीक है, तो ठीक है, ये स्थिति चली आ रही थी। आगे आकर के क्या हुआ कि 2020 में एक समझौता हुआ। किस किस के बीच में हुआ ये देखो, इसमें इंक्लूड कौन कौन है? एक है त्रिपुरा इंक्लूड, एक है मिजोरम। ठीक है, तो त्रिपुरा की सरकार, ठीक है, और दूसरी मिजोरम की सरकार। ठीक है, 2 सरकारें होगी। और तीसरी कौन है? ब्रू जनजाति, क्योंकि विस्थापन ब्रू जनजाति का हुआ है ना, तो तीसरी ब्रू जनजाति। और चौथी, क्योंकि केंद्र सरकार के अंडर में ये हैं ये सब, इसलिए इन चारों के बीच में एक समझौता हुआ 2020 में। ठीक है, और इसके तहत क्या किया गया कि अप्रॉक्स 34,000 जनजाति जो कि ब्रू जनजाति है, 34,000 ब्रू जनजाति जो कि त्रिपुरा में है इस वक्त। ठीक है, ये कहा गया कि इनको वोटिंग राइट दिया जाएगा, त्रिपुरा में ही इनको स्थायी रूप से बसाया जाएगा और इनको अब वापस मिजोरम में नहीं भेजा जाएगा। तो जब त्रिपुरा में इनको बसाया गया, इनको वोटिंग राइट दिए गए, इसी से फिर ये 2024 के इलेक्शन में पहली बार अपने वोटिंग राइट का यूज कर रहे हैं ब्रू जनजातीय लोग। क्या कहानी अब समझ में आ चुकी है? जी हाँ, अब समझ में आ चुकी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में वर्ष 2024 के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार निम्नलिखित में से किस हस्ती को दिया गया है? ऑप्शन है सायरा बानो, दूसरा है हेमा मालिनी, तीसरा है उमा शर्मा, और चौथा है पंडित राजेंद्र गंगानी। तो इसका जो सही उत्तर है ना वो है डी, पंडित राजेंद्र गंगानी। तो देखो, आप जब देखोगे ना लिस्ट में, तो सायरा बानो, हेमा मालिनी, उमा शर्मा सभी को दिया गया ये पुरस्कार, पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार सभी को दिया गया इनमें से। लेकिन 2024 के लिए पंडित राजेंद्र गंगानी को दिया है। तो देखना चाहें अगर हम लिस्ट, तो देखो ये है उमा शर्मा, इनको 2015 के लिए दिया गया है। ऐसे ही इन सभी के पीछे लिखी हुई है डेट कि भाई हेमा मालिनी को 2018 के लिए दिया गया है। और अगर बात की जाए पंडित राजेंद्र गंगानी, ये गंगानी होगा, को 2024 के लिए दिया गया है। ठीक है, जो कि जयपुर घराने से संबंधित है। ये बात समझ में आई। अब ना एक देखने वाली यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ पर जितने लोगों को दिया गया है ये कथक से संबंधित है।
किससे संबंधित है? ये कथक नृत्य से संबंधित है। लेकिन इनमें से एक नाम जैसे कि संध्या पुरिचा, ये नाम ऐसा है जो मुंबई से संबंधित हैं। ये 2018 के लिए इनको दिया गया ये पुरस्कार, और ये ना भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये फैक्ट याद कर लेना कि ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, अब देखो बात कथक की आई है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में ना केवल 8 ही ऐसे नृत्य हैं जिनको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, और उनमें से कथक नृत्य ये उत्तर भारत का हमारे पास जैसे तैसे तो केवल एक नृत्य है जिसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। तो क्यों ना हम इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो हम नॉर्मल फैक्ट समझते हैं कि लच्छू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। इन्हीं के सम्मान में प्रतिवर्ष लच्छू महाराज पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है भाई, इनका जन्म 1907 में लखनऊ में बैजनाथ प्रसाद के रूप में हुआ था, और 1978 में इनकी मृत्यु हो गई। लच्छू महाराज ने पंडित बिंदादीन महाराज से प्रशिक्षण प्राप्त किया था, और 1957 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगर हम 8 नृत्यों को और चलते हुए देखना चाहें तो देखो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, सत्रिया असम का, मोहिनी अट्टम केरल का, और कथकली केरल का, ये भी केरल का है। ठीक है, और जो कथक नृत्य है वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे नॉर्थ इंडियन राज्य हैं उनमें फेमस है। और याद रखना ये मोस्टली उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पता है क्यों? क्योंकि इसके 2 घराने तो उत्तर प्रदेश में ही हैं, एक लखनऊ घराना और एक बनारस घराना। इसके ना हम सभी घरानों को एक बार समझते हैं, लेकिन उससे पहले ना हम थोड़े से फैक्ट और देख लेते हैं, उसके बाद इसके सारे के सारे घरानों को समझेंगे। देखो कथक वैदिक संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है कहानी। ठीक है, और कथाकार जिसका अर्थ है वह जो कहानी कहता है या कहानियों के साथ कहना। कथक भक्ति आंदोलन के समय विकसित हुआ था, जिसमें बचपन और हिंदू भगवान श्री कृष्ण की कहानियां शामिल थीं। मुगल शासन के दौरान सम्राट कथक नृत्य के संरक्षक थे, और उन्होंने अपने शाही दरबारों में इसे सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया था। फारसी तत्वों को प्रदर्शित करने वाला एकमात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। एक बार ये और देख लें कि कथक कलाकार सुंदर हाथों की हरकतों, व्यापक फुटवर्क, लचीली शारीरिक गतिविधियों और सबसे महत्वपूर्ण तीव्र चेहरे के हाव भावों के माध्यम से कहानियों का प्रदर्शन करते हैं। इसमें ना अलग अलग घरानों की कुछ अलग ही खासियत है। जैसे कि इसके मोटे तौर पर अगर कथक के घरानों की बात की जाए तो इसके मोटे तौर पर 3 घराने हैं। जैसे एक है लखनऊ घराना, ठीक है, दूसरा है बनारस घराना, ठीक है, और तीसरा है जयपुर घराना। अब पता है, अब देखो हैं ये सारे के सारे हैं कथक नृत्य, लेकिन हर घराने की एक अलग खासियत है। जैसे कि अगर लखनऊ घराने की बात की जाए तो यहाँ पर ना फेशियल एक्सप्रेशन देखे जाते हैं कि फेस के एक्सप्रेशन से ना वो इस तरीके से फेस के एक्सप्रेशन करेंगे कि उससे ना एक कहानी समझ में आएगी आपके। अभी तो ये है कि भाई पीछे एक म्यूजिक बजता है, तबला बजता है, पीछे एक लिरिक्स चल रहा होता है, और उसके आधार पर ये जो नर्तक होते हैं वो करते हैं। लेकिन पहले पता है क्या होता था कि ना तबला होता था ना ही कोई लिरिक्स होता था, लेकिन उसके बावजूद नर्तक इस तरीके से नृत्य करता था कि उसके द्वारा चले गए हर स्टेप में एक कहानी होती थी। उसकी जो फेस की भाव भंगिमाएं थी वो एक न एक कहानी बयां कर रही होती थी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप एक वीडियो को देखिए, ये बिरजू महाराज की वीडियो है जो कि कथक के जाने पहचाने चेहरे हैं। नंद के लाल रंग दो लाल, मतलब हाथों का, फेस का कितना खूबसूरत है। खूबसूरत है, यहाँ चेहरे के भाव भंगिमाएं और हाथ के एक्सप्रेशन किस तरीके से एक कहानी बयां करते हैं। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब जो खासियत है ये लखनऊ घराने से संबंधित है। लेकिन अगर हम बनारस घराने की बात करें
तो पता है बनारस घराने में क्या होता है कि फ्लोर पर जो नृत्य किया जाता है उसमें जो पैरों की जो चाल है और जो घुंघरू है ना, जो घुंघरू हैं वो घुंघरू की झनकार और किस तरीके से तबले की ताल से धुन मिलाती है, ये इन सब पर जोर देने के लिए इन सब पर जोर दिया जाता है बनारस घराने के अंतर्गत। इसकी ना एक छोटी सी क्लिप आप ये देखिए एक बार। बेहतरीन प्रस्तुति, बनारस घराने की नर्तकी हैं ये, इनका नाम है सितारा देवी। इधर देखिए, लोकप्रिय कथक नर्तकों में एक सितारा देवी नाम है। आपने जो अभी देखा ना नृत्य, जो तबले की धुन पर अपने घुंघरू की झनकार को किस तरीके से मिलानी थी, ये सितारा देवी हैं। बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की कथक नर्तक हैं, ये याद रखना, इनका नाम हमेशा अमर रहेगा। बात अब जयपुर घराने की जाए तो यहाँ ना स्पीड पर बहुत जोर दिया जाता है कि स्पीड कितनी ज़्यादा यहाँ की। देखो, जयपुर घराने का कोई नर्तक हो या नर्तकी हो, उससे मुकाबला नहीं कर सकता कोई स्पीड के मामले में। वो घूम रही हो या फिर उनकी हाथों को चलाना हुआ या उनके फेस की भाव भंगिमाएं हुई, वो इतनी स्पीड में होंगी ना कि उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये छोटी सी क्लिप देखिए। तो ये 3 घराने रहे हैं और इसके अलावा ना एक घराना और फेमस है जिसे रायगढ़ घराना कहा जाता है, रायगढ़ घराना। लेकिन ये कुछ खास फेमस है नहीं। जो फेमस हैं, जो मुख्य तौर पर जाने जाते हैं, वो लखनऊ घराना, बनारस घराना और जयपुर घराना। पता है जो जयपुर घराना है इसकी शुरुआत किसने की थी? भानु ने। इनको भानु सिंह कहा जाता है। और जो लखनऊ घराना है उनकी आपको पता होगा, जो अवध के अंतिम नवाब थे उनका नाम क्या था? वाजिद अली शाह। जी हाँ, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के संरक्षण में लखनऊ घराने को बढ़ावा मिला था। और जो बनारस घराना है, वो बनारस घराने को जीवंत किसने किया था? उनका नाम है जानकी प्रसाद। क्या नाम है? जानकी प्रसाद। देखो, आप या तो नोट्स बना रहे हो या फिर आप यहाँ से देख लेना, याद रखना इन चीज़ों को, ठीक है। ये सारे के सारे नाम जो मैंने बोले हैं वो सारे जो पीपीटी में लिखे हैं वो नहीं, वो मतलब वो तो करने ही करने, लेकिन यहाँ मैंने जिस तरीके से बताया है वो चीज़ें हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक है। जयपुर घराना के मामले में सबसे ज़्यादा किसको आप देखोगे? भानु सिंह को। भानु सिंह ने इसको जन्म दिया है। जानकी प्रसाद ने जो है बनारस घराने को जीवंत रूप दिया है और लखनऊ घराना वाजिद अली शाह के संरक्षण में फला फूला है, ठीक है। इसके साथ ही अगर रायगढ़ घराने के बारे में भी जानना हो तो राजा चक्रधर नाम था उनका, राजा चक्रधर। इन्होंने रायगढ़ घराने की शुरुआत की थी, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ याद रखनी है। बाकी लोकप्रिय कथक नर्तकों में बात की जाए तो देखो, बिरजू महाराज हैं, शंभू महाराज हैं, सितारा देवी हैं, इनका अभी हमने नृत्य देखा था, सिद्धेंद्र योगी, भाई चंपालाल और महाराजा चक्रधर के बारे में हमने देखा भी, ये कहाँ से? रायगढ़ घराने से संबंधित है। बाकी ये भी आपको नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? भानु का नाम याद रखना है, साथ ही आपको याद रखना है जानकी प्रसाद का नाम याद रखना है, ठीक है। लच्छू महाराज के बारे में अभी हम पढ़ के आए ही हैं ऊपर, लच्छू महाराज को भी याद रखिए। और बीच बीच में जो भी नाम आए सारे के सारे नामों को याद रखना है, क्योंकि ये हमें बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण यूपीपीसीएस और यूपीपीएससी आरओ जैसे एग्जाम में, आरओ जैसे एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है, ठीक है। और कथक नृत्य का ना ये मत सोचना कि बस तबले की धुन पे नाचना और ये हल्का सा वो क्लासिकली टाइप का बस इतना ही है, इसमें कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, ऐसा मत समझना। इसका फिल्मीकरण भी हो चुका है। जैसे कि एक ये छोटी सी क्लिप देखो, उसके बाद में अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न कह रहा है कि खान मंत्रालय द्वारा क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? ऑप्शन है रांची, दूसरा है भुवनेश्वर, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है रायपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि नई दिल्ली। देख लेते हैं। देखो, खान मंत्रालय, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद और भारतीय सतत विकास संस्थान के साथ साझेदारी में क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 29 से 30 अप्रैल 2024 तक लोधी एस्टेट, नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। आपको ना यहाँ पर सिर्फ एक सवाल बना होगा दिमाग में कि मिनरल्स के बारे में तो पता है, लेकिन ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या इशू है? क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। तो देखो, क्रिटिकल मिनरल्स, देखो इसमें क्या होता है कि देखो इसकी ना कोई भी क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि ये क्रिटिकल मिनरल्स है, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, ध्यान से सुनना, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए कोई मिनरल्स जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्रिटिकल रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, वो क्रिटिकल मिनरल्स कहलाते हैं। अब अलग अलग देशों के लिए अलग अलग मिनरल्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कुछ मिनरल्स लेकिन कॉमन भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मिनरल्स जैसे कि अभी बात की जाए कि जैसे कि अभी लिथियम की बात की जाए
तो लिथियम एक ऐसा आयन है या एक ऐसा मिनरल है जो हर देश के लिए ज़रूरी है ही। वैसे ही अगर मान के चलिए हमारे देश में अगर हम की जाए कहें कि हमारे देश में कौन कौन से मिनरल हैं जो क्रिटिकल मिनरल हैं, तो कौन से होंगे? जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया। भाई सोडियम की तो आयन बैटरी बनेगी। तो इन ये ना महत्वपूर्ण है हमारे देश के भविष्य में विकास के लिए, ठीक है। तो इसके लिए ना अलग अलग देश अपनी अपनी लिस्ट जारी करते हैं। भारत सरकार ने भी अपनी लिस्ट जारी की थी 2022 में, तो उसने भी उसमें 30 मिनरल्स की लिस्ट जारी की थी कि ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके के मिनरल्स होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो हसदेव आंदोलन से संबंधित है। निम्नलिखित में से बताएं हसदेव नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है दामोदर नदी, दूसरा है महानदी, तीसरा है हुगली नदी और चौथा है ब्राह्मणी नदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि महानदी। तो देखो इधर चित्र में देखो एक बार, ये है छत्तीसगढ़ का मैप है। अब देखो क्योंकि महानदी की सहायक नदी कौन सी है? हसदेव नदी भी है। तो हसदेव नदी के आसपास ना एक बड़ा जंगल है जिसे हसदेव अरण्य फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं, यानी हसदेव अरण्य वन। हसदेव अरण्य, अरण्य किसे बोलते हैं? जंगल को हसदेव अरण्य वन, ठीक है। तो इसको ना कोयला वगैरह के खनन के लिए इस जंगल को काटा जा रहा था। इसके लिए आलोक शुक्ला के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था, जिसे द्वितीय चिपको आंदोलन कहा गया था। क्या कहा गया था? द्वितीय चिपको आंदोलन। तो इसलिए इस आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखो हसदेव नदी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह महानदी की एक सहायक नदी है। यह कोरबा के कोयला क्षेत्र में तथा चंपा मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन क्षेत्र को पर्यावरण के लिहाज से छत्तीसगढ़ का फेफड़ा माना जाता है। यह क्षेत्र कोयले से समृद्ध है और 2010 में सरकार ने कोयले के खनन के लिए निजी कंपनियों को 2 कोयला ब्लॉकों की नीलामी की थी। वन क्षेत्र और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए आलोक शुक्ला ने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना की और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। लगभग चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब एक बार ना ये देखो, ये क्या है? ये महानदी है। क्या है ये? महानदी। ये महानदी है। अब ये ना इस तरह बह रही है, और जब इस तरह बहेगी तो इसकी जो ये वाली साइड होगी वो राइट साइड हो जाएगी और ये वाली साइड वो हो जाएगी लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इसकी मैंने सहायक नदियों को आपके सामने रखा है, तो इसकी सहायक नदियों को याद कर लेना। ये है ईब नदी, ये है मांड नदी, ये है शिवनाथ नदी और ये है हसदेव नदी, जिसके बारे में हम अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। दूसरा है जोंक नदी, ये है ओंग नदी, ये है तेल नदी और ये है खारून नदी। आपको याद क्या रखना है कि महानदी की जो दाएं हाथ से मिलने वाली यानी कि राइट हैंड वाली जो नदियां हैं वो कौन सी हैं? जोंक, ओंग, तेल, खारून। जोंक, ओंग, तेल, खारून। वहीं अगर लेफ्ट हैंड से मिलने वाली नदियां हैं तो वो कौन सी हैं? ईब, मांड, शिवनाथ और हसदेव, ठीक है, याद रखोगे। साथ ही इसका जो उद्गम है महानदी का वो सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से होता है, ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है। और ये ना इस तरह बह रही है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, ये इस तरह बह रही है, याद रखना है, ठीक है। ये इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ लें। अब है कुछ बनलाइनर, एक बार उनको देख लेते हैं कि इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार 2030 तक भारत ई कॉमर्स में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट होगा, ठीक है। ये इन्होंने एक स्टेटमेंट आया था तो वो हमने डाल दिया कि इंडिया टुडे ग्रुप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर सना ने लंदन में आयोजित इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल अवार्ड में पुरस्कार जीते हैं, ठीक है। अब ये जो 2 पुरस्कार है ना, इनके नाम आपको याद करने की एकदम जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इनके नाम आप बेकार का दिमाग में डेटा रखोगे, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर प्रश्न आएगा तो यहीं से आ जाएगा कि आपको ये याद रखना है, ग्लोबल मीडिया अवार्ड याद रखना है। क्या याद रखना है? ग्लोबल मीडिया अवार्ड किसको मिला है? सना को, ठीक है। सना के बारे में बस ये याद रखना है आपको कि ये भारत की ना पहली न्यूज एंकर है। कौन है ये? भारत की पहली न्यूज एंकर है। भारत की पहली न्यूज एंकर, ठीक है। अब आपको पता है, अब आपको ये बताना है कि भारत की पहली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहली टीचर कौन है भारत की, ठीक है। ये आपको बताना है, किस राज्य से संबंधित है ये बताना है, क्योंकि हमने लगभग आज से करीब 1-1.5 महीने पहले ये चीज़ बताई थी। आप लोगों को ये याद होना चाहिए, महत्वपूर्ण होती हैं ऐसी चीज़ें, अक्सर आ जाती हैं। तो आप बताओ इसमें कमेंट सेक्शन में, आपको आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी बताना है और ये चीज़ भी बतानी है, ठीक है। और इसके साथ ही एक और बात याद रखिए कि मैं ना आज आपकी कमेंट्स को नहीं लेके आ पाया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट हो गई थी, ठीक है। तो सारी कमेंट्स को लाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं कमेंट्स को नहीं लेके आया हूँ। और कमाल की बात यह है कि सब कमेंट्स बहुत ही अच्छी थी। मैं चाह रहा था कि उनको लेके आऊँ, लेकिन इतना समय भी नहीं था, इसलिए मुझे क्लास लाना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों की कमेंट नहीं लेके आ पाया हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अगला देख लेते हैं। वी सेंथिल कुमार एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रांस के मेलविल साइनेमेनिको को हराकर बैच ओपन चैलेंजर के फाइनल में जीत दर्ज की है, ठीक है। अब कल का जो प्रश्न था कि हाल ही में किस देश द्वारा भारत को अपने शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार देश के रूप में मान्यता दी गई है, तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, और सबने आंसर दिया था। और कमाल की बात है, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया था कि अगर मैं उन सारी एक्सप्लेनेशन को लेके आता तो कई पीपीटी के कई पेज भर जाते। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन किया था उन सभी ने। उनके नाम जरूर लूंगा मैं अगली क्लास में लूँ बेशक, लेकिन उन सबने इतनी मेहनत की थी, मैं उनके नाम जरूर लूंगा सबके, ठीक है। अब आज का प्रश्न ये है कि हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का सम्मेलन किस देश में किया गया है, ठीक है। वियना, इटली, नीदरलैंड या जापान। इसका सही उत्तर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। 2 उत्तर देने हैं, दोनों के दोनों आपको पता होना चाहिए क्या क्या देने उत्तर, ठीक है।
और अगर कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे पाए तो एक्सप्लेनेशन भी दे देना, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।